आपका स्वागत है। तो बेटा हमने कहाँ तक पढ़ाया था बताओ? ठीक है ना? नियमित परावर्तन हो गया था। चलो हेडिंग लगा लो फिर आप लोग, अनियमित परावर्तन। ठीक है, अनियमित परावर्तन, इनरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या होता है अनियमित? नियमित मैंने बताया था कि जब प्रकाश का परावर्तन क्या हो, किसी चिकनी पारदर्शी सतह से हो ना, ठीक है ना, और परावर्तन के बाद जितनी भी प्रकाश किरणें क्या होती हैं बेटा, वो एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते थे? नियमित कहते थे। और अनियमित का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से हो, ठीक है ना, और खुरदरे पृष्ठ होगा तो परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या हो जाएगी बेटा, विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगी। तो इस घटना को हम कहते हैं क्या बेटा, अनियमित परावर्तन। तो फटाफट आप लोग डेफिनेशन लिखिए, क्या लिखिए? जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन क्या हो बेटा, किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें, तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, पश्चात प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है बेटा, फैल जाती हैं, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं भैया? हाँ, अनियमित परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ले लो। क्या, कौन सा परावर्तन कहा जाता है बेटा? अनियमित परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, अगर मैं इसका फिगर देखना चाहूं तो फिगर कुछ इस तरह से होगा। मान लेते हैं ये कोई हमारा सतह है, कैसा पृष्ठ है बेटा? खुरदरा पृष्ठ है। इसको हमने नाम दे दिया बेटा M1 और M2, लेकिन अभी मैंने पॉलिश करना पड़ेगा इसको, है ना भाई? तो पॉलिश कर देते हैं, क्योंकि परावर्तन क्या होता है, एक तरफ पॉलिश करते हैं और दूसरे पृष्ठ को हम क्या करते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, है ना भाई? तभी तो प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तित होंगी ना। अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो प्रकाश किरण बाहर निकल जाएगी, इधर आ जाएगी, तो उसको हम अपवर्तन कहते हैं। अभी अपवर्तन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, खुरदरा पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है बच्चा? हाँ, खुरदरा पॉलिशदार पृष्ठ। ठीक है, अब इसमें जो भी प्रकाश किरणें आएंगी, ठीक है ना, आएंगी ऐसे, फिर चली जाएगी, फिर अगली आएगी बेटा, ठीक है, वो भी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली जो आएगी बेटा ऐसे, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के क्या आएंगी, ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, ऐसे चली जा रही हैं। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये है बेटा, देखो कुल मिला के ये है कि जो प्रकाश किरणें आ रही हैं बेटा, और क्या हो रही है, पृष्ठ से टकरा के क्या हो जा रही है, विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। तो ऐसे जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, फैलती हैं, तो क्या होता है, ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप इसको लिखें। और अगला हमारा हेडिंग होगा दर्पण। तो हमने आपको पढ़ा दिया है मिरर क्या होता है, ठीक है ना। दर्पण दो प्रकार के पढ़ाए हैं आपको, गोली दर्पण और एक समतल दर्पण होता है ना। फिर गोली दर्पण के दो प्रकार पढ़ाए हैं,
कि बेटा क्या होता है अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है ना। इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला देखेंगे और फार्मूले पे क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो वो चीजें हम करते हैं, तो फटाफट इसको नोट करिए। हो गया भाई, लिख लिया। चलो अब देखो हमारा क्या अगला जो टॉपिक है बेटा वो ये है, हम देखेंगे क्या बेटा, आपको देखो पता है क्या, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो क्या हो बेटा अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के लिए यूबीएफ में क्या बेटा संबंध, ठीक है ना, के लिए यू कामा वी कामा एफ में संबंध। बेटा ये डेरिवेशन है नहीं आपके सिलेबस में, आप इस पे ज्यादा फोकस मत करिए, डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। बस इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना वो फॉर्मूला होता है 1 एफ इक्वल टू होता है 1/v प्लस का 1/u, ठीक है ना भाई। ये होता है हमारा फॉर्मूला यूवीएफ में संबंध। अब मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जहां u क्या है हमारा वस्तु की क्या बेटा दूरी, और v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। क्वेश्चन में बोलेगा कि वस्तु दर्पण से इतनी दूरी पर स्थित है, तो हम समझ जाएंगे वो u है। किसी चीज का प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बन रहा है तो वो क्या है v है। और f को हम क्या पढ़ते बेटा फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी है ना भाई, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। और एक चीज और देखो, और अगला क्या चीज पूछा जाता है, आपको ये भी संबंध पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, ये आपका डेरिवेशन है। फोकस दूरी में क्या बेटा संबंध, ठीक है। और ये क्या होता है आपको पता है बेटा कि R बराबर क्या होता है, तो यह बताया था, और F बराबर क्या होगा R/2। ये वाला भी संबंध आपको याद रखना है। जहां R क्या होता है, R होता है हमारा बेटा वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये भी संबंध आपको याद रखना है जब फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और एक बेटा रेखीय आवर्धन, कौन सा रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, ये होता है बेटा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और क्या बेटा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब दो प्रकार के पढ़ाए थे ना, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। तो वस्तु की क्या बेटा लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको हम लिखते हैं बेटा I से, इसको लिखते हैं O से। भाई प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से लिखते हैं, वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं। जनरली बुक में बेटा H डैश भी देता है, H देता है, प्रतिबिंब की लंबाई को H डैश लिखता है, वस्तु की लंबाई को H भी लिखता है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चाहे H डैश अपॉन H लिखो, चाहे I अपॉन O लिखो। I से इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्रतिबिंब क्या होता है, इंग्लिश होती है इमेज, इसलिए मैंने यहाँ I से लिखा, तो आपको दिक्कत नहीं हो। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, इसलिए O से लिखा है। तो ये वाला जो फॉर्मूला आएगा ये आपको याद रखना I/O, I/O। और बेटा एक फॉर्मूला ये भी होता है -v/u के बराबर होता है ये, ठीक है। तो अगर आपको रेखीय आवर्धन पूछे तो ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे, हमसे कुछ और पूछ रहा तो ये फॉर्मूला एक हमें है, और तीसरा फॉर्मूला हमारा ये है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे यूज करके हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए और तब हम करते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स। किताब लाए हैं आप लोग, किताब लाए हैं किताब, चलो मैं बोलता हूं न्यूमेरिकल आप लोग लिखो।
नोट करिए पहले। नोट करिए, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं। देखो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है बेटा? स्थित है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? ठीक है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? ठीक है, आपको ये बताना है कि कितनी दूरी पर बनेगा, ये निकाल के मुझे बताना है। और एक चीज और बेटा कि इसका नेचर कैसा होगा, प्रकृति क्या होगी। ठीक है, रियल में बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। ठीक है ना, तो ये भी लिख लीजिए, तथा प्रकृति बताइए, तथा, ठीक है, और रेखीय आवर्धन की गणना कीजिए। 3 चीजें निकालना है बेटा, एक तो उसका प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है हमको बेटा? हमको उसका नेचर बताना है कि वास्तविक बनेगा का आभासी बनेगा। और तीसरी चीज क्या बतानी है हमें ये बताना है उसका रेखीय आवर्धन कितना होगा। ठीक है ना भाई, तो चलिए निकालिए, मुझे बताइए फटाफट, बताइए, निकल जाएगा? चलिए मैं देखता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से भाई, दर्पण है, कौन सा दर्पण है? मैंने आपको साइन कन्वेंशन नियम भी बताए थे, चिन्ह परिपाटी के नियम, कि प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। सभी दूरी हम कहां से मेजर करते हैं? दर्पण के ध्रुव से मेजर करते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट चीज ये बताया था कि मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी क्या होती है? लंबाई जो होती है वो धनात्मक लेते हैं, और नीचे नापी गई लंबाई क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार बेटा आपको पता है, और मैंने लिखा भी दिया था आपको, ये भी लिखा भी दिया था कि कौन से दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, किसकी ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी धनात्मक होगी नहीं, ऋणात्मक ही होती है। प्रतिबिंब की दूरी कब धनात्मक हुई, कब ऋणात्मक हुई, सारी चीजें लिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। अब आपको पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, साइन कन्वेंशन के अनुसार। तो बराबर माइनस का क्या हो जाएगा? 15। और वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है? 30 सेंटीमीटर ना। तो वस्तु की दूरी का मतलब बेटा वो u का मान दे रखा है। तो u कितना दे रखा है बेटा? माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, सबके लिए क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा किधर स्थित होती है? दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर। तो जो भी प्रकाश चलता है इधर चलता है, और हम क्या करते हैं बेटा? दूरी मेजर किधर करते हैं? सारा इधर ही मेजर करते हैं। ठीक है ना। तो दर्पण की बाईं ओर स्थित होती है, इसलिए u का मान हमारा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि v बताइए प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो आपको मैंने फार्मूला क्या पढ़ाया बेटा? क्या पढ़ाया फॉर्मूला? सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v और प्लस का 1/q। ठीक है भाई। तो 1/f का मतलब बेटा माइनस का 15 हो जाएगा, यही ना। 1/b हमें निकालना है, और ये प्लस है, ऑलरेडी ये माइनस था, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे लाला, तो क्या होगा? माइनस का 1/15, और ये माइनस इधर आएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा?
प्लस का 1/30 हो जाएगा और बराबर क्या बचेगा बेटा 1/v बचेगा। अब देखो या तो इसका एलसीएम ले लो या फिर एक का गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, दोनों का गुणा नीचे, जैसे मन कहे आप वैसे कर सकते हो। तो एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, या गुणा करके देख लो ऐसे ही। इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा -30, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 15 गुणे 30 बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1/v। -30 में से 15 घट जाएगा, कितना आएगा -15 आएगा और बटे 15 गुणे 30, 15 से 15 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा क्या भैया, ऊपर बचा -1 बटा कितना 30 इक्वल टू क्या भैया 1/v। अब हम जब b को पलटेंगे तो 30 भी पलट जाएगा, तो हमारा b बराबर कितना आ जाएगा, b को पलट दिया हमने b/1 कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा -30/1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब b का मान कितना आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और मैंने आपको ये बताया है कि अवतल दर्पण में जब भी v का मान क्या है ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है ना, तो इसका मतलब जो भी हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है और दर्पण के सामने बन रहा है, किधर बन रहा है, हाँ। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसका नेचर क्या होगा बेटा, हम क्या लिखेंगे, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने तथा मुख अक्ष के नीचे और वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है बेटा। तो ये v बराबर आपका 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, समझ में आया। और नेक्स्ट हमसे पूछा रेखीय आवर्धन, क्या पूछा बेटा रेखीय आवर्धन, ठीक है लाल। तो रेखीय आवर्धन पूछा है, कौन है यार, चलो रेखीय आवर्धन हम देखते हैं। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर मैंने आपको बताया था कि I/O बराबर माइनस का b/u होता है। अब देखो ना तो हमें I पता है ना तो O पता है, हमें सिर्फ क्या पता है VU पता है, तो हम इसको ना लेके इसको लगा लेंगे, तो हमारा ये जो सूत्र हो जाएगा m बराबर क्या आ जाएगा माइनस का b/, क्या बेटा u, माइनस का b/u वाला सूत्र। अब देखो ध्यान से, ठीक है बेटा, b का मान कितना आया है, हाँ ठीक है ना। और हाँ यहाँ पे आप चाहे इसको माइनस के साथ रख दो, प्लस में रखो, कोई दिक्कत नहीं। रेखीय आवर्धन माइनस प्लस में फर्क नहीं पड़ता, रेखीय आवर्धन सिर्फ ये बताता है कि वस्तु कितना गुना बड़ा बन रहा, प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है, कितना गुना छोटा बन रहा है, सिर्फ रेखीय आवर्धन का काम इतना होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम b का मान 30 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -30, ठीक है ना। अगर -30 रखते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, बस इतना ही होता, कोई दिक्कत नहीं। आप चिन्ह के साथ रखिए मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो भी इमेज बन रहा है बेटा दर्पण के सामने बन रहा है, वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, ठीक है ना। और u का मान कितना दे रखा है -30, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो m बराबर कितना आ जाएगा 1। तो m बराबर 1 आया, इसका मतलब जो इमेज बना है बेटा वो वस्तु के बराबर बना है, कैसा बना है, वस्तु के बराबर बना है, ठीक है ना। m बराबर 1 आने का मतलब है वस्तु के बराबर। अगर 2 आ जाता तो हम यहाँ पे कहते कि जो इमेज बनी है, जो प्रतिबिंब बनी है वस्तु का कितना गुना, 2 गुना। अगर 4 आता है m बराबर तो 4 गुना बना है, ठीक है ना, 4 गुना बड़ा बना है इमेज, ठीक है ना। लेकिन अगर 1/2 आता तो हम ये जान जाते कि वस्तु का जो इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु का आधा है, ठीक है ना। वस्तु अगर 5 फुट लंबा है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, 2.5 फुट लंबा बन रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो m का मतलब बेटा 1 आया, इसका मतलब यह है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के बराबर, ठीक है ना। वस्तु जितना बड़ा है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बन रहा है। और ये केस कब होता है बेटा, कि हमने आपको बताया था अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम कहां रखते हैं, वक्रता केंद्र पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग, ठीक है। टाइम एक बार हम देख लें क्योंकि अभी और भी क्लासेस हैं।
ठीक है, तो चलो बस इतना ही करते हैं। आगे आप लोग सवाल लगाइएगा, कल हम इस पे और डिस्कस करेंगे, सवाल कुछ और लेंगे, करेंगे, ठीक है ना, 2 4 5 सवाल। उसके बाद सीधा हम क्या करेंगे बेटा, आपको मैंने वक्रता त्रिज्या वगैरह सारी चीजें करा भी दिया है, सीधा हम अपवर्तन वाले चैप्टर में चलेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है वो बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लो, बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं।